स्टूडेंट वेलकम योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज एक ऐसी वीडियो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम कंप्लीट सिलेबस ऑफ द फिजिक्स हम डिस्कस करने वाले। एक ऐसी वीडियो जिससे आप कई सारे अपने लेवल की स्टडी से प्लान कर सकते हैं, जो भी आपका टारगेट है उसके हिसाब से। जैसे अगर किसी की स्टडी कम है तो वो अपने हिसाब से प्लान कर सकता है, जिसकी मॉडरेट स्टडी है वो भी अपने हिसाब से प्लान कर सकता है, और जिसने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है वो भी अपनी स्ट्रेटजी प्लान करके अपने स्कोर को और बढ़ा सकता है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखें, कई सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या बहुत सारे टॉपिक, तो पूरे सिलेबस के टॉपिक है। ओके, बाद में आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो चला के स्क्रीनशॉट ले लें तो सारी चीजें आपको नजर आ जाएगी, अच्छे से नजर आ जाएगी। ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पे देखो, इसको इस वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लेने वाले, हम सिंपली एक 2 मिनट 3 मिनट में हम जो है ना ये टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, एट द मोस्ट 5 मिनट्स में। ओके, कौन कौन से टॉपिक है, क्या है, और उसके बाद बीच बीच में स्ट्रैटेजी भी आपको जो है ना बताते चलेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस को भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे जो टॉपिक दे रखे हैं, तो मैंने देखे ये जो ब्लैक बॉक्स आपको नजर आ रहा है इस तरह से, ये ऐसे चैप्टर है जो आपको पूरा करना है। इसमें मैंने टॉपिक्स नहीं लिखे हैं। क्या है पहला कि यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट ऐसा जो है चैप्टर है जो बहुत बड़ा तो नहीं है, ओके, मॉडरेट टाइप का चैप्टर है, लेकिन उस पे जो है तकरीबन हर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे सिंपल यूनिट आपको लिखना हो या किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखना हो तो क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन कि भाई आपको यूनिट कन्वर्जन बोले, या आपको जो है ना कि फिजिकल क्वांटिटीज कुछ और फंडामेंटल बता के आपको रिलेशन पूछ ले। इसी तरह से आपको जो है कोई अननोन जो है पैरामीटर देखकर, अननोन जो है कांस्टेंट बताकर आपको जो है ना जो है उसकी डायमेंशन पूछे। और लास्ट में जैसा कि भी सेकंड पार्ट में एरर एनालिसिस, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है आपको। ओके, प्रोपगेशन के ऊपर से क्वेश्चन है कि भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे या पावर में है तो बताइए एरर कितना होगा। इसी तरह से लास्ट टॉपिक आता है आपका कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ओके, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, इस पे भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो चैप्टर है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन तो मस्ट है, समझ के चले। और अगर हमने कोई एक जैसे यूनिट पूछ लिया तो किसी दूसरे चैप्टर से पूछा तो एग्जामिनर जो पेपर सेटर है उनकी जो थिंकिंग ये हो रही है ये टॉपिक जो है ना किसी और चैप्टर से, बट एनीवे इट इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर आल्सो। तो ये जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक किस बेसिस पे लिखे हमने, तो जो लास्ट 10 इयर्स में जिसके ऊपर एम्फेसिस किया है, हमने ऐसे उठा के नहीं लिख दिया। देखो इसके ऊपर काफी मेहनत करनी पड़ी कि पिछले 10 सालों में किन चैप्टर पर ज्यादा फोकस किया गया, मतलब किन चैप्टर के जो भी चैप्टर है किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस किया गया है, ऐसे टॉपिक को हमने लिस्ट आउट किया। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचे सर खाली टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा क्या पॉसिबल है कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं की तो क्या हम कुछ टॉपिक डायरेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए सारा सिलेबस तो नहीं कर सकते, ओके, सारे टॉपिक्स, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें से आप कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली आप पढ़ के उसको समझ के कर सकते हो कि भाई किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ऐसे कई सारे इसमें टॉपिक निकल जाएंगे। मैंने लगभग यहाँ पे टॉपिक जो है ना 68, और अगर इस चैप्टर को बना दे सेमीकंडक्टर तो 69, ओके, इंक्लूडिंग चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं। तो इसमें से आप 30-35 ऐसे टॉपिक निकाल सकते हैं जो आप देखोगे भी किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते। ओके, ऐसे टॉपिक आप कर सकते हो। ठीक है, तो एनीवे इसके लिए भी थोड़ा सा आपको स्टडी होना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा कि भाई अगर कुछ लोगों ने ओके ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उनके लिए एक गाइडेंस है कि भाई आप जो है पढ़े हैं उसको तो रखो, आप अच्छे से पक्का करो उसको, लेकिन साथ में जो है ना जो ये टॉपिक्स है, ओके, जो भी चैप्टर के, तो वो चैप्टर के टॉपिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो ताकि उसमें आप एकदम परफेक्ट हो जाए। तो मैंने जैसे कहा कि भाई हर एक अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी को जो है प्लान कर सकता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले आपको मैं टॉपिक्स बता देता हूं। तो पहला चैप्टर आपको पूरा करना है। अब दूसरा देखो, जो मोशन इन 1D, मैं यहाँ पे जो है ना ऐसा बताते चलता हूँ कि भी एक एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मोशन इन 1D के 2 मैंने टॉपिक लिखे हैं।
देखिए एक एक क्वेश्चन छोटे मोटे एक आध बार ऐसा भी है कि एवरेज वेलोसिटी पर भी पूछा हुआ है पिछले 10 साल के अंदर, 5 साल में। कभी एक आध बार डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन किस पे आए हैं, वो आपके जो है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, और उसके बाद सबसे ज्यादा तो पोर्शन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में दोनों भी आ गए, मतलब लीनियर, मतलब एक्स की डायरेक्शन में भी जो मोशन हो रही है और मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके, वो भी तो एक्सेलरेटेड मोशन है। मतलब जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है उनको यूज करके जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन भी उस पे ज्यादा आ रहे हैं। और एक आध बार दो बार आपको ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव मोशन पे ही पूछा है, लेकिन इन दो टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछले 10 साल में आए। अगर आप ये जो पढ़े हैं, ओके, तो आप इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड चैप्टर है इसमें बेसिक के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन पूछा है, ओके, मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर को यूज करते हुए, लेकिन ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन पे। अब सर्कुलर मोशन आप पूरा पढ़ ले, ओके, आपको सर्कुलर का काइनेमेटिक्स मोशन इन ए प्लेन में है, उसका डायनामिक्स में, ओके, जो यूसीएम का डिस्कशन किया गया है वो आपको लॉज ऑफ मोशन में है, और नॉन यूसीएम जो होती है वो वर्क एनर्जी पावर में। तो आप क्या करेंगे भाई, पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ ले, ताकि वो कहीं पर भी पूछा जाए, कहीं के भी इससे आए तो आप उसको कर सके। सो सर्कुलर मोशन आपने करना चाहिए। तो ये आपका सेकंड चैप्टर, सॉरी, मोशन इन ए प्लेन से रिलेटेड। अब उसके बाद देखिए ये जो लॉज ऑफ मोशन है, ओके, लॉज ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पे कुछ क्वेश्चन बने मोमेंटम को यूज करके। ठीक है, उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो ब्लास्ट हो गया है, ठीक है ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन रहेंगे। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है कॉमन फोर्सेस, तो इसके ये जो है ना आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैंने कॉमन फोर्सेस इंक्लूडिंग फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, मतलब आपको दो ब्लॉक है, तीन ब्लॉक है, जो है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे, तो एक ब्लॉक दूसरे पे कितनी लगाएगा, स्ट्रिंग से रिलेटेड, या आपने पुली के थ्रू लटकाया है, या किसी फिक्स सपोर्ट के थ्रू लटकाया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप जो है करें तो आपको ये इससे रिलेटेड आ जाएगी। तो पोर्शन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आए। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे लॉज ऑफ मोशन के, तो आपको जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। इसी तरह से वर्क एनर्जी पावर में देखो, वर्क और पावर इसमें कुछ क्वेश्चन तो एक जैसे थे, डॉट प्रोडक्ट दोनों में भी आ रहा है। ओके, वर्क फोर्स डॉट एफ बार डॉट एस बार, पावर क्या हो रहा है, तो एनर्जी या वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो जो आप वर्क के लिए वर्कआउट कर रहे हैं ना, बस डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो वो पावर आ जाएगा। तो आपको जो है ना वो सेम जो डॉट प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर भी पूछा है, यहां पर भी पूछा है, और पावर के जो दूसरे और फॉर्मूले आप उससे कर सकते हैं। इसी तरह वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे आपको ग्राफ से रिलेटेड वर्क का जो क्वेश्चन है उसमें ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, ये आपका हो गया आपका वर्क डन, पावर, एनर्जी एंड पावर। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर में बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे, वो है कोलिजन। तो आपको कोलिजन किसी सूरत में मिस नहीं करना है, कोलिजन मिस नहीं करना, वर्क और ये पावर जो है ना इसको मिस नहीं करना, ये सपोर्ट के लिए बता दिया मैंने खाली। ओके, मेन क्वेश्चन इन टॉपिक पे पूछा है, ज्यादा वेटेज इन्हीं को दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो रोटेशनल मोशन जो होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास में बहुत कम, ओके, नहीं के बराबर है पिछले कुछ सालों में, तो हमने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम पहला टॉपिक। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें आपको जो है ना ये पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करके जो है आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके बाद जो है डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। ओके, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, और लास्ट में थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन रोलिंग मोशन पे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो आप ये जो है ना ये बड़ा चैप्टर है, ओके, इस पे कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो एक आध क्वेश्चन मिस भी होगा तो 2 क्वेश्चन आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इन टॉपिक्स के ऊपर से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में ये 3 टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अबव द अर्थ है एच हाइट पर कितना जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डी डेप्थ पर, ओके, कितना जो है होगा। इसी तरह से जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इसका जो है ग्राफ आपको, सॉरी, ये जो है सिंपल
फॉर्मूला रहेगा, ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है, लेकिन इसके साथ जो इंपॉर्टेंट है वो एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि उसी के लिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, बाइंडिंग एनर्जी जो रहेगी, ठीक है। एनीवे मतलब ये जो टॉपिक है, उसके बाद सैटेलाइट, तो इससे यहाँ ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसको भी रिलेट करती है। तो सैटेलाइट, ये 3 टॉपिक आप करेंगे तो श्योर आपको ना 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। बहुत रेयर केस है कि भाई थोड़ा सा हटके चले जाए, दूसरे टॉपिक्स पर चले जाए, लेकिन ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो ये जो ऐसा बना रहा हूं ना, मैं एक एक चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये है सॉलिड में, तो हुक्स लॉ, वो जो ग्राफ है वो लॉ को समझ जाए, वो ग्राफ को अच्छे से समझ जाए। और उसके बाद जो मॉडुलस है, ओके, यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस रिजिडिटी है, बल्क मॉडुलस है, इनके फॉर्मूले को और इनको अच्छे से समझो। तो आपको जो है ना ये जो है ये 2 टॉपिक पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, ठीक है। एक आध बार किसी और टॉपिक पे आ सकता है, मैं मैक्सिमम जो है कॉन्सेंट्रेट जिन टॉपिक पे किया उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये समझ लेके 80 to 90% जो क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर पूछा हुआ ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है ये जो नेक्स्ट है फ्लूइड। तो फ्लूइड में मैंने 2 ही टॉपिक, बहुत बड़ा चैप्टर है और टॉपिक भी ये दोनों भी बड़े हैं, लेकिन विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मैक्सिमम आए हैं, ओके। अब बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हो सकता है कि भाई तीसरा जो क्वेश्चन बने तो इसको छोड़ के जो है स्टैटिक के ऊपर बहुत कम, पहले पूछता था स्टैटिक फ्लूइड स्टैटिक के ऊपर, अब स्टैटिक के ऊपर क्वेश्चन बहुत कम कर दिया है, डायनामिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको जो है ना ये विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको इन्हीं पे से जो है क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी बहुत बड़ा है चैप्टर, इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ करने की नहीं, एक ही बड़ा टॉपिक लिखा मैंने, हीट ट्रांसफर। थर्मल एक्सपेंशन छोटा ही टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन करो और साथ में हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में भी क्या है, आपको कंडक्शन पढ़ना है और रेडिएशन। कन्वेक्शन तो बहुत छोटा, एक पेज का भी टॉपिक नहीं है। तो अगर आपने ठीक से कंडक्शन और रेडिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो श्योर आपको इनके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, ओके। बड़ा चैप्टर है लेकिन ये 2 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपको श्योर जो है इसके ऊपर क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। सो थर्मोडायनामिक्स में भी जैसे 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो इक्वेशन है, हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो वो जो इक्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन, ओके। किसी प्रोसेस में इतनी इतनी हीट दी गई और साथ में बताएगा कि भाई कुछ ना कुछ टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन या इंटरनल एनर्जी की इंफॉर्मेशन, तो वर्क डन आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि साइन कन्वेंशन सही तरीके से लेने नहीं आएगा, तो माइनस प्लस में, ओके, आंसर आ रहा सपोज 500 जूल, तो ऑप्शन में +500 -500 दोनों रहेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि -500 आएगा कि +500 आएगा। अगर आपने सही साइन कन्वेंशन लिया तो ही आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। उसी के बेसिस पर जो है आगे के जैसे सारे प्रोसेसेस जो है ना वो तीनों टर्म से रिलेटेड आपको पढ़ने हैं कि भाई हीट कितनी रहेगी, वर्क डन कितना होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए थर्मोडायनामिक्स में, ये जान है, समझ ले, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, ओके। सपोर्ट के लिए आप साइक्लिक प्रोसेस, छोटा सा टॉपिक है कि भाई उसमें वर्क डन कितना होगा, तो जो साइकिल के अंदर का जो एरिया होता है, ओके, क्लोज पाथ का, बस वही जो है वर्क डन होगा, ठीक है। तो आप जो है ना ये जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस है, कौन से, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल, इनके साथ में साइक्लिक प्रोसेस भी आप देख लो। तो ये जो है ना इन्हीं पे ज्यादातर क्वेश्चन मिलने का चांस है। एक क्वेश्चन आता है ज्यादातर, तो बहुत ज्यादा चांसेस इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैंने यहाँ केटीजी छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो उसमें मिलता ही है। तो 3 से 4 छोटे छोटे टॉपिक है, आप उसको पढ़ लो, ओके। अजम्पशंस दे रखे हैं, ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन, रियल गैस और आइडियल गैस के जो कंपैरिजन मतलब रहेंगे, या कब जो है रियल गैस आइडियल गैस की जैसे बिहेव करेगी, वो कुछ पॉइंट्स आप देख ले थ्योरेटिकली। उसके बाद जो है उसमें प्रेशर का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे 1-2 और फॉर्मूले निकल के आते हैं, ओके, वो फॉर्मूले देख लें, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, ओके। और लास्ट में जो है आपको जो मीन फ्री पाथ है, ओके। तो ये जो कुछ फॉर्मूले हैं, ओके, और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इन फॉर्मूले को देख लो आप। तो आपको जो है ना ये चैप्टर पूरा करना है,
क्योंकि अलग अलग टाइप मतलब क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे मिल सकता है आपको, मेन फ्री पाथ पर भी मिल सकता है आपको, अजम्पशन पर भी मिल सकता है। तो चैप्टर छोटा है, सो डोंट टेक एनी चांस, पूरा कर लो, एक क्वेश्चन मिलने वाला है ना पक्का भाई। अगर वन शॉट देखेंगे तो 1 से 2 घंटे का ही लेक्चर होता है, 2-2.5 घंटे में लेक्चर पूरा फुल फ्लेज अगर देखेंगे तो 2 से 3 घंटे मोर देन एनफ है। ओके अगर आधे से 1 घंटे का आप लेक्चर वन मतलब माइंड मैप देखेंगे तो आधे घंटे के ही माइंड मैप में पूरा हो जाएगा। तो इसको पूरा करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो एसएचएम है या ऑसिलेशन है, तो देखो ये वाला, इसमें 3 टॉपिक जो है मैंने बताए हैं। ओके ये यहाँ से यहाँ तक है। एसएचएम एकदम बेसिक जो आप पढ़ते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होगा, या एम्पलीट्यूड कितना होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगी अलग अलग पोजीशन पे, उनकी इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म, ओके डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो बेसिक आप देख लो। ओके वो बेसिक के जो आसान क्वेश्चन है वो देखो, आप उनके फॉर्मूले देख लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला W प्लस और माइनस W अंडर रूट A स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। इसी तरह से मैक्सिमम कब होगा, ओके कितनी होगी, मिनिमम कहाँ पे किस पोजीशन पर होगी, एक्सेलरेशन जो है उसका मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, रेगुलर फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीजें आप जो है ना ये बेसिक में कर ले। ओके इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक सिंपली मैंने लिखा है सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो 2 एग्जाम्पल है, एक है मास स्प्रिंग, ओके एक है मास स्प्रिंग और दूसरा है सिंपल पेंडुलम। बस इतना ही कर लो, बहुत ज्यादा चांस है आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसी पे मिलेंगे। बड़ा चैप्टर है, ओके और कुछ एक सालों में थोड़ा सा इंफेसिस कम भी हुआ है इन पर। तो हम अगर ये 2 ही चीजें ठीक से अगर देख लेंगे तो आपको एक क्वेश्चन, ओके अगर ज्यादा पूछ रहा वेटेज तो 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको इनमें से मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये बेसिक कर लो और ये 2 एग्जाम्पल कर लो, स्प्रिंग मास सिस्टम और दूसरा जो है ना सिंपल पेंडुलम वाला। ठीक है इतना कर ले आप इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट है वेव्स वाला जो पोर्शन है, तो उसमें सबसे पहले फिर बेसिक जो वेव की इक्वेशन होती है ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले वाले एग्जाम से में बने हैं, रिसेंट में बहुत कम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ही आए हैं लेकिन पूछा है फिर। तो आपने क्या करना है, वो जो इक्वेशन होती है ना उसमें डायरेक्शन किस तरफ डायरेक्शन हो रही है, कौन सी पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है या निगेटिव एक्स, जो भी रहेगी, ओके प्रोपगेशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो भी रहेगी, ओके मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन जो भी रहते हैं, उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं, ओके बीटा है, लेम्डा है, सारी चीजें, ओके एवरीथिंग, वो आप इक्वेशन जो रहेंगे ना उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग फॉर्म है, 3 से 4 फॉर्म मिल जाएंगे आपको, वो थोड़ा सा आप देखें तो आपको उस पर मिलने के चांसेस है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। अब देखिए इनके सिमिलैरिटी में अगर आप देखेंगे तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इसी तरह से थोड़ा सा आपको जो है ना लिक्विड कॉलम, भले ही थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आपको उस जैसा थोड़ा सा दिखेगा, जो वेव्स बनेंगे उसी तरह के बनेंगे, ओके लिक्विड कॉलम में, तो आप उसको पैरेलली देखते चले। लेकिन ओपन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मोस्टली ये समझे कि वो ऑर्गन पाइप पर ही पूछेगा। इसके साथ में जैसा ओपन ऑर्गन पाइप होता है तो उसकी सिमिलैरिटी अगर देखेंगे, जो ओवरटोन्स आते हैं या हार्मोनिक्स आते हैं, वो जो वेव्स ओके स्ट्रिंग पे जो बनते हैं, 2 एंड से आपने 2 तरफ से ऐसे पकड़ के ऐसे हम घुमा रहे हैं, तो वो सिमिलैरिटी बनती है हार्मोनिक्स की, तो पैरेलली आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद एक और टॉपिक है बीट, जिसपे 1-2 क्वेश्चन मतलब आपको मिल सकते हैं, ओके पूछा है तो हम बीट भी समझ सकते हैं। ओके तो अगर आप इतना आप कर लेंगे, ओके तो आपको इस पे 1 या 2 क्वेश्चन, देखिए कभी बड़े चैप्टर है, कभी 1 पूछ लेता, कभी 2 पूछ लेता। तो ये जो टॉपिक्स है आप इसको जो है कॉन्सेंट्रेट के करें। ये पूरे 11th के हो गए। 12th की अगर बात करेंगे, ओके तो सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो आपको पहला जो चैप्टर है वो काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें आपको कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर आप पीवाईक्यू देख लो किस तरह के क्वेश्चन पूछे, और 2-3 कंसेप्टिव पॉइंट देख लो कि भाई जो है अगर किसी चार्ज के 2 पार्ट कर दे तो मैक्सिमम फोर्स, ओके किस तरह के पोर्शन में, ओके उनके मासेस सॉरी चार्जेस का पोर्शन किस तरह होना चाहिए, और मैक्सिमम ये जो रहेगा। इसी तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन, 2 चार्जेस के बीच में तीसरा चार्ज लग लेंगे या कहां पे नल पॉइंट आ जाएगा, ऐसे साथ में कुछ जो है ना क्वेश्चन आप कर ले कूलम्स लॉ को, कि भाई एक चार्ज में से दूसरे कुछ पोर्शन लेके जाके दूसरे चार्ज पे लगा दिए
तो अब दोनों के बीच में कितनी फोर्स एक्ट होगी, ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर आप कर लेंगे तो कूलम्ब्स लॉ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, और जो बचा हुआ पोर्शन है, ज्यादा जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो आए हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड ही गॉस लॉ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, ये एक ही टॉपिक समझ के चले, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके एप्लीकेशन में आपको जो है ना, जो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, ओके, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, दोनों केस आप जो है देख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये 3 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपको जो है, अच्छा यहाँ पे साथ में जो फील्ड लाइंस है वो आपको वो करना पड़ेगा टॉपिक, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। ओके, लेकिन जो लोग थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ देखना चाह रहे तो उन्हें फील्ड लाइन देखना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्ट जहां पे फॉर्मूला बेस्ड आपको समझ में आ रहा है तो आप वो टॉपिक के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो दीज आर द मोर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में ज्यादा वेटेज जो है ना कैपेसिटेंस को दे रखा, ज्यादातर क्वेश्चन कैपेसिटेंस पे आए। तो आप जो कैपेसिटेंस का पोर्शन है, उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट लिखा हूं पोटेंशियल के लिए भी। तो पोटेंशियल पूछा तो किसके लिए पूछेगा, पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज है उसके लिए पूछेगा, या डाइपोल के लिए पूछेगा। बस आप इनके फॉर्मूले देख लो, बस इससे ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम देने की जरूरत नहीं है, बड़ा पोर्शन है। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, और पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ भी पूछा नहीं है पिछले कुछ सालों में, तो पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं भी करें तो चलेगा, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो ये जो है ना आपको इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक से ज्यादा रह सकते हैं तो सुपरपोजिशन यूज करेंगे। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज देख लो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, ओके, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, इसी को रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन बनता है। ओके, ये दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड समझ लो। तो इतना ही आप पोटेंशियल से कर लेंगे तो सफिशिएंट हो जाएगा। कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, अच्छा, उसके साथ में छोटा सा फॉर्मूला आपने जो है ना, स्फेरिकल कंडक्टर, ओके, एक स्फीयर है, कंडक्टर है, उसका जो है ना स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस एक फॉर्मूला देख लो। और उसके साथ जो है ना, देखो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स है, या फिर जो है कोएक्सियल कैपेसिटर, तो कोएक्सियल और स्फेरिकल का एटलीस्ट फॉर्मूला लिख दो आप बस। ओके, क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो आपको जो है ना फॉर्मूला बेस्ड, उसमें कोई सीखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखो, ए और बी किस रेडियस को बोला है देखो बस। लेकिन ज्यादा कंसंट्रेट किस पे किया है, तो वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का उस पर क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पर। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन जो होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर, सिंबॉलिकली देने दो, स्ट्रक्चर के हिसाब से देने दो, मल्टीप्लेट कैपेसिटर है उसके लिए देने दो। तो ये जो है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये 2 टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर पर। तो अगर आपने ये जो टॉपिक बोला है इतना किया, इसको तो एक्चुअली जैसा पूरा चैप्टर करना भी अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ पूछा नहीं है, या स्टार्ट में यहाँ पे जो है ना ये भी बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन है। ओके, तो अगर इतने टॉपिक कर लेंगे, इसके ऊपर पिछले 5 साल और 10 साल दोनों के हिसाब से वेटेज बहुत अच्छा रहा है, 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे आपको या उससे बढ़ के मिलेंगे। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ टॉपिक भी यहाँ ज्यादा लिखा है कि स्किप नहीं करना, क्वेश्चन पूछे है, ठीक है। चलिए उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा चैप्टर जो आपको पूरा करना चाहिए। फिर भी अगर कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर इसके भी तो टॉपिक बोलो, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो सबसे पहले बेसिक कर लो। बेसिक में क्या है, जो रैंडम मोशन से रिलेटेड हो रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद जो हम जो पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हैं, मोबिलिटी पढ़ते हैं, ओके, उसके बाद जो है हम जो ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ वाले से जो कंसेप्ट है, ओके, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये जो बेसिक आपको फॉर्मूले बताए हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट जो हो रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ओके, ये सारे 4-5 पॉइंट को आप मिला के रखो, इनके ऊपर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। तो ये सबसे स्टार्ट का। उसके बाद फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, किरचॉफ लॉज है, ओके, ईएमएफ ऑफ सेल है, ओके। इसी तरह से आगे आप देखेंगे तो आपको जो है क्या बोलेंगे, जो टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज है, तो ये टॉपिक्स है, ये फ्लो अगर आप देखेंगे। हाँ, साथ में एक और टॉपिक रहेगा एनर्जी एंड पावर। तो एनर्जी एंड पावर अलग से भी दिया है और साथ में
बल्ब के लिए भी एक टॉपिक दिया है, ओके, जो पावर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लिया तो ये जो है ना बहुत हाई वेटेज वाला 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 2 से 3 क्वेश्चन कैसा भी पूछता है, 2 पूछा मतलब बहुत कम वेटेज दिया, ऐसा समझ लो, ओके। सो 2 to 3 क्वेश्चन मस्ट है। तो आपने इसको पूरा चैप्टर करना चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। तो उसमें आपने जो है ना ये यहां से यहां तक का बता रहे हैं, ये वाला इतना है। बायसॉट लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जो है ना, जो लीनियर जो है कंडक्टर रहेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर या सर्कुलर कंडक्टर, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे मिल सकते हैं आपको बायसॉट लॉ। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, ओके, कि अगर किसी जो है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को लेकर आए या करंट कैरिंग वायर को लेकर आए तो कितनी फोर्स लगती है वो आप पढ़ लेंगे। 2 करंट कैरिंग वायर है, उन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, ओके, वो आप इस मैग्नेटिक फोर्स में आप इतना कर लें। उसके बाद एम्पियर्स लॉ और सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 5 सालों में। तो आप सोलेनॉइड का सिंपल सा फॉर्मूला ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछता है, B = μ0 Ni, ये आप देख सकते हो, बहुत आसान सा है। तो आप ये सोलेनॉइड और एम्पियर्स लॉ, तो ये जो टॉपिक है ये चैप्टर काफी बड़ा है, लेकिन इतने टॉपिक करेंगे ना आपको श्योर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। एक आध क्वेश्चन नहीं भी मिल सकता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो ज्यादातर 2 मिल जाएंगे, ओके। रेयर केस है कि 2 नहीं मिलेंगे, 1 ही मिलेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस बिल्कुल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि मैग्नेटिज्म मैटर, बहुत छोटा चैप्टर हो गया, अर्थ मैग्नेटिज्म हटा दिए। तो इसमें ये देखो, ये जो डाइपोल मोमेंट है, बार मैग्नेट, पहला टॉपिक है बार मैग्नेट की डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो डाइपोल है, तो डाइपोल के लिए टॉर्क कितना लगेगा वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल आप यहाँ लिख सकते हैं, बार मैग्नेट लिख दिए तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल पे ज्यादा पूछा है, और इसके साथ आप जो है ना रिलेट करते हुए, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक जो मटेरियल है, तो मैग्नेटिक मटेरियल और ये जो बार मैग्नेट, ये 2 टॉपिक ही है, उनमें अगर प्रॉपर्टीज को ठीक से आप कंपैरिजन, बड़ा वाला टेबल अगर आपने कंपैरिजन का कहीं से अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल एक क्वेश्चन मिलेगा, ओके। या तो डाइपोल पे पूछ लेगा, डाइपोल मोमेंट पे बार मैग्नेट के, नहीं तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे। रेयर चांस है कि भी किसी और मतलब इससे हटके कुछ पूछ ले, ओके। तो ज्यादा चांसेस इसी के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैराडेज जो है, सॉरी, जो EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बड़ा चैप्टर है, उसमें फैराडेज लॉ, लेंस लॉ और ये इंडक्टेंस, इतना भी करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस है। आप चाहे तो इसमें एक बढ़ा सकते हैं मोशनल EMF, तो मोशनल EMF में दोनों तरह का रहेगा, रोटेशनल वाला भी रहेगा, ठीक है ना, और आपको जो है वो लीनियर, जो हम ऐसे कंडक्टर को घुमा रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो आप चाहे तो उसके खाली फॉर्मूले आप लिख लें, ओके। अब देखिए टॉपिक हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फैराडे से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं, MCQ बन रहे हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इंडक्टेंस से रिलेटेड जो भी आ रहा है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये बड़ा चैप्टर, इसमें से मैंने सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको लिखे हैं, ताकि आप जो है ना इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आ जाएगा, ओके, वो कर सकते हैं। बड़ा चैप्टर है, ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वही लिस्ट आउट किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो है AC। तो AC बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है AC भी, ओके। जैसे हमने ये वाला बोला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी तरह से ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉक्स करके रखे वो तो है ही है, डायरेक्ट आपको पूरा पढ़ने के लिए बोलना है, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन कैसे भी मिलेंगे। तो क्या होगा, ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखो, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव, तो रेजिस्टिव और कैपेसिटिव पे तो क्वेश्चन पूछा ही है। अब इस पे क्या होता है कि इंडक्टर का भी सेम उसी तरह का जो है ना कैलकुलेशन रहेंगे, आपको इंपीडेंस पूछ ले सकता है, ओके। अब यहाँ पे आपको जो है ना LCR सर्किट दूसरा दिया है, तो अब उसमें तीनों आ गए। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है, LCR का डायरेक्ट दे देता है, उस पर इंपीडेंस पूछ लेता है, या रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर के अक्रॉस में वोल्टेज पूछ लेगा, ठीक है, समझिए आप। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पावर इन AC, ओके, AC की पावर, ओके, सर्किट की, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और लास्ट में ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के आप फॉर्मूले देख के आप कर लो, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो,
फॉर्मल इसमें मतलब कंसेप्ट सीखने के जैसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले देख लो कि भाई सेकेंडरी और प्राइमरी का जो वोल्टेज का रेशियो होता है वो टर्न्स रेशियो के साथ किस तरह रिलेट करता है, इसी तरह करंट का रेशियो भी किस तरह से रिलेट करता है। अगर इतने भी फॉर्मूले आपने देख लिए और इनपुट पावर आउटपुट पावर का जो फॉर्मूला रहेगा इतना कर लिया आपने, फॉर्मूले देख लिए, तो आप देख लो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो सारा कवर हो जाएगा, डेफिनेटली आपको मिल सकता है। एक 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से कर ले, पीवाईक्यू देख के कर ले या कुछ कंसेप्टिव क्वेश्चन कर ले, ठीक है। तो ये जो है आपको एसी। उसके बाद नेक्स्ट है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट, एक है डिस्प्लेसमेंट करंट जो स्टार्ट में आप डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला वगैरह बन रहा है, जो इक्वेशन आ रही है वो आप अच्छे से कर लो। और दूसरा ईएम वेव्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ओके, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, फॉर्मूला रहेगा, वो कर लो आप। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक आध बार पूछा है, बस ज्यादा कुछ पूछा नहीं है स्पेक्ट्रम पे, तो उतनी डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में शायद ना ही पूछे आगे भी। तो मेन लेकिन ये दो टॉपिक आप अच्छे से कर लो, ईएम वेव्स और जो है डिस्प्लेसमेंट करंट। चैप्टर का नाम ईएम वेव्स है, मैं यहाँ पे टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स भी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले जैसे जो रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन पे लेकिन कम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन रिफ्रैक्शन, देखो रिफ्लेक्शन टॉपिक बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कम है, रिफ्रैक्शन भी टॉपिक बड़ा लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या करना है, बेसिक आपको रिफ्रैक्शन स्नेल लॉ पढ़े आप पढ़ते हो। उसके बाद जो है ना जो अपैरेंट डेप्थ, ओके, मतलब आप देख रहे हैं ऊपर से किसी दूसरे मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ बॉल रखा है ग्लास में, समझो एक छोटा सा बॉल है, तो आप ऐसे देख रहे हैं तो वो एक्चुअल हाइट नजर नहीं आएगी। या वाटर में कोई बॉल ऐसा पड़ा है, आप अंदर ऊपर से देख रहे हैं तो उसकी हाइट एक्चुअल नजर नहीं आएगी। तो रियल एंड अपैरेंट डेप्थ के ऊपर बन सकता है। टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का ही टॉपिक है। रिफ्रैक्ट हो रहे, ओके, रिफ्रैक्ट होते होते रिफ्लेक्ट हो जाती है, और प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन। तो ये तीन टॉपिक जो है ना रिफ्रैक्शन में आप पढ़ेंगे तो आपको पक्का जो है ना इस पे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। उसके बाद छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पूरे जो है जो पेपर होता है ना उसमें कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट के पूछता ही है। तो इंस्ट्रूमेंट आपको स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर हो गया, उसके बाद ये जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2 हो गए, और मीटर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज जो बोलते हैं, मीटर ब्रिज इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आपको 1 या 2 इनमें से मिलना ही है, समझ लें, ओके, 1 या 2 इसमें से मिलना ही है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमने उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले बन रहे हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, वो आपने करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स भी बड़ा चैप्टर है, लेकिन देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मैक्सिमम आपको जो है ना इंटरफेरेंस के ऊपर क्वेश्चन, इंटरफेरेंस एंड वाईडीएसई। तो वाईडीएसई में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, पहले इंटरफेरेंस है, वही पोर्शन जो आप वेव्स में पढ़ते हो, ओके, वेव्स में आप एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, वो सारा पोर्शन शुरू में आएगा, ओके। और मतलब उसके बाद आपको जैसे कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो सारी चीजें रहेगी। उसके साथ में आप ये एक्सपेरिमेंट को अटैच कर दो वाईडीएसई, उसमें जो फॉर्मूले, जो रिलेशन बन रहे हैं ना, वो आप देख लो, ओके। और उसके साथ पोलराइजेशन, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पक्का आपको क्वेश्चन मिलने के, 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना आपको इन्हीं 2, आप पेपर निकाल के देखो, आप बहुत ज्यादा टाइम में आपको इन दोनों पर, इंटरफेरेंस एंड वाईडीएसई और पोलराइजेशन, इन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो है ना वेव ऑप्टिक्स में ये इतना ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद आता है देखो मॉडर्न फिजिक्स। मेरे हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स तो आपने पूरा पक्का करना चाहिए, लेकिन फिर भी कि भाई चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हो रही है, ओके, कि भाई एक एक क्वेश्चन ही पूछता है तो टॉपिक अगर 3-4 है तो कैसा करना। देखो ड्यूअल नेचर में 2 ही टॉपिक है, 2 ही टॉपिक है। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, जो जिसके थ्रू जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, इक्वेशन बता दिया, ओके। तो टोटल जो एनर्जी, ओके, फोटोन एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू, ओके, वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट पे थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो यही टॉपिक है, दूसरा है सेकेंड पार्ट जो मैटर वेव से रिलेटेड है। तो डी ब्रगली वेव का जो फॉर्मूला है वेवलेंथ के लिए, ओके, वो वाला फॉर्मूला डी ब्रगली वेवलेंथ। तो डी ब्रगली वेवलेंथ के फॉर्मूले को 4 से 5 अलग अलग सिनारियो में आप लिख दे, बस वही उसी पे क्वेश्चन आएगा, चाहे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, नहीं तो डी ब्रगली। एक क्वेश्चन तो मिलना ही है, ओके, कभी ज्यादा दे सकता कभी, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो आपको ये जो है ना, ये हो गया आपका, ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उसके बाद जो है एटम,
तो एटम में बेसिक के तौर पर रुदरफोर्ड मॉडल के जो कंक्लूजन है वो आप पढ़ लें। उसके बाद जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, ओके, पिछले कुछ एग्जाम में जो है ना भाई आपको प्रीवियस एग्जाम में रुदरफोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन मिले, लेकिन अभी रिसेंट एग्जाम में बोर्स जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है बोर का मॉडल, उसके पास्टुलेट से रिलेटेड फॉर्मूले, उसके बाद जो है रेडियस का फॉर्मूला, स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, ओके, ये सारी चीजें जो है ना बोर्ड्स केस में। इसी तरह जो है ना एनर्जी पे आ गए तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम है, ओके, अब जो एनर्जी लेवल डायग्राम या स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो डिफरेंट सीरीज है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब जो सीरीज की बात कर रहे हैं, लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, ओके, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट फुंड सीरीज, इन सीरीज को लेकर ओके जो है क्वेश्चन पूछता है कि भाई मैक्सिमम टू मिनिमम ओके क्या होगी, या किस जगह से वो जो है जंप करके आएगा, ओके, ट्रांजिशन किस लेवल से किस लेवल पे रहेगा। तो थोड़े से इसमें क्वेश्चन की वैरायटी ज्यादा हो सकती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, लेकिन आप जो है करें। देखिए हमने जो है ना एटम के जो लेक्चर्स हमने जो अपलोड किए उसके अंदर ये बहुत ही स्टैंडर्ड जो है ना क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाए, आप वहां से रिफर कर सकते हैं एटम्स के, तो आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें नीट में भी पूछा है और कुछ जेई के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो नीट में पूछ सकता है वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है एटम्स, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। पिछले कुछ एग्जाम्स में न्यूक्लियाई के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम किया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, तो शुरू में कुछ बेसिक है, जस्ट फॉर्मूले या कुछ चीजें आपको जो है याद रखने जैसी हिस्टोरिकली कि भाई एएमयू क्या होगा, कितनी वैल्यू होती है अलग अलग इसमें, या फिर जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इनका इन्वेंशन वगैरह का थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें जो है अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डेंसिटी, ऐसे कुछ बेसिक कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद मेन जो टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पूछ सकता है वो है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इस पे जो है चांसेस है कि कुछ क्वेश्चन पूछ ले, अगर पूछ सकता है। इसके साथ में रेडियो एक्टिविटी, पिछले साल 2024 में रेडियो एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा है। न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे जैसे हमने जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन है इसके ऊपर कुछ सालों से पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो आप जस्ट एक ओवरव्यू कर सकते हो उसके ऊपर, लेकिन मेन कंसंट्रेशन जैसे मैंने बोला कि आप मास एनर्जी जो रिलेशन है कि भाई कितना, हाँ मास एनर्जी रिलेशन आप जो है जैसे मैंने लिखा है उसके ऊपर भी बन जाता है कि भाई 1 ग्राम मास की एनर्जी कितनी होगी, ओके, या सिंपल एक बेसिक जो है एमसीक्यू बना के दे सकता है कि 1 एएमयू की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी, तो हम पढ़ चुके हैं, हम डिराइव भी करते हैं उसको, 931.5 MeV इतनी होती है एनर्जी। तो ये जो है ना थोड़ा सा आप ये दो टॉपिक आप देख लो, साथ में रेडियो एक्टिविटी आप जो है तीनों अल्फा बीटा गामा डीके, सिर्फ डीके पढ़ना है, लॉ वगैरह या आगे के कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, अल्फा डीके की इक्वेशन, बीटा डीके और गामा डीके, बस इतना पढ़ ले आप, तो ये जो है आपका सिलेबस भी वहीं तक है। ओके, मतलब रेडियो एक्टिविटी लॉ, डीके लॉ ये नहीं है। ओके, हाफ लाइफ टाइम वगैरह सब जो है रिमूव कर दिया, तो आप जो है ना जो न्यूक्लियर उसमें से इतना पढ़ लें। अब लास्ट जो चैप्टर बचता है वो है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर फुल पढ़ना है, क्यों, तो सेमीकंडक्टर में 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ओके, 2 क्वेश्चन तो मस्ट है, एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर पे और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो लॉजिक गेट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लॉजिक गेट के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। जिसको भी लॉजिक गेट ढंग से नहीं आता, ठीक से नहीं आता, वो सारे पीवाईक्यू निकाल के अच्छे से प्रैक्टिस करे, अच्छे से समझे। ओके, और सेमीकंडक्टर में जैसे बोला है तो बेसिक आपको जो है ना पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है पी टाइप एन टाइप, उनको मिलाने के जैसा जो है पीएन जंक्शन जो बन जाता है, पीएन जंक्शन डायोड जो बेसिक डिवाइस बनेगा इलेक्ट्रॉनिक, तो उसको फॉरवर्ड बैच रिवर्स बैच की कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद डायोड के एप्लीकेशन में हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद स्पेशल पर्पस डायोड, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। जैसे सोलार सेल के ऊपर अब तक 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एलईडी और फोटो डायोड पे थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेट किया है, इसके साथ में आपको जीनर डायोड होता है। लेकिन जैसा कि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, तो हमको वहां से चांस नहीं लेना चाहिए, समझे, कि भाई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोटे चैप्टर पे, मॉडरेट साइज के चैप्टर पे आ रहे हैं, सो व्हाई वी शुड टेक द चांस, वी शुड गो फॉर कंप्लीट चैप्टर। तो ये जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो बता दिए हैं। चलिए पहले जो है मैं इधर थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप जो है ना पॉज करके पहले स्क्रीनशॉट ले ले, लास्ट 1-2 मिनट में स्ट्रैटेजीज क्या हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए पॉज कर लिया आपने, कॉपी कर लिया,
ओके चलो, अब देखिए, अब आपने ये सारा अच्छे से आपने अगर कॉपी कर लिया है, ओके, आप उसका स्क्रीनशॉट अच्छे क्वालिटी में पहले वीडियो लेकर स्क्रीनशॉट ले ले तो आपको सारे टॉपिक नजर आएंगे। अब जैसा सबसे पहले, अगर हमारी स्टडी बिल्कुल ही नहीं है लेकिन फिर भी हमारा कुछ ना कुछ टारगेट हमको अचीव करना है, तो पहली बात आप ये कर लें कि भाई आप इसमें से ये सारे टॉपिक नहीं, ये तो पूरे सिलेबस के आपको 30-35 टॉपिक ऐसे निकालने हैं जिसपे ओके एक 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा। ओके, मतलब देखिए लगभग 45 क्वेश्चन आने वाले टॉपिक जितने भी हैं, तो आप 30-35 जगह 40 टॉपिक्स आप इसमें से करो। ओके, एक 40 टॉपिक का टारगेट करो, ठीक है ना, और उसके ऊपर आप जो है ना मेहनत करो, उसके ऊपर के क्वेश्चन करो, तो आपको 20 से 25 हो सकता है आपको मिल जाए। साथ में आपने ये चैप्टर जो बोला है ना, मैंने पूरा करना चाहिए जितना आपसे हो सकता है ना, ये तो किसी सूरत में यूनिट और मेजरमेंट, सेमीकंडक्टर ये छोड़ना नहीं चाहिए, केटीजी, ओके, और ये थर्मोडायनेमिक्स में 2 ही पॉइंट बताए हैं, जहां पे एक एक 2-2 ही पॉइंट बताए चैप्टर में, वो आप अच्छे से कर लो, ठीक है। तो आपको जो है ना 20 एक क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं, 20 से 25 भी मिल सकते हैं अगर 40 एक टॉपिक आपने निकाल लिया तो अब बोले 20 से 25 क्वेश्चन तो 100 मार्क, 80 से 100 मार्क मिल रहे हैं। तो कोई बोलेगा कि सर ये बोलने के लिए तो बहुत आसान लगेगा कि आप 40 टॉपिक जो है ना, ये बचे हुए दिन है तो 40 दिन से ज्यादा है, 45 डेज है आपके पास, समझे ना, 45 डेज है। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको मैं बताते चलूं, जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, एक क्रैश कोर्स में जो है स्टार्ट कर रहा हूं कि 18 से। क्रैश कोर्स में 2 चीजें रहेगी, एक है कि हम जो है ना जो भी टॉपिक, जैसे ये वाला, ये तो पूरा चैप्टर है, तो इसको एक माइंड मैप की तरह पहले आधे से 1 घंटे में थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक तो रहेगा हमारा थ्योरेटिकली माइंड मैप सीरीज, क्रैश कोर्स में 2 तरह के लेक्चर रहेंगे, एक रहेगा थ्योरेटिकल सीरीज जिसमें हम जो है ना माइंड मैप की तरह उसको या थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत हो एक्सप्लेन कर लेंगे, तो आधे से 1 घंटे का टारगेट करेंगे उसको। उसके बाद जो है ना एक प्रश्न सीरीज बोल के शुरू कर रहे हैं साथ में हम। तो क्रैश कोर्स में 2 चीजें, एक माइंड मैप सीरीज थ्योरेटिकली, दूसरी प्रश्न सीरीज। तो प्रश्न सीरीज में हम जो है ना हर टॉपिक के या चैप्टर जो भी रहेगा, एक चैप्टर के हिसाब से सोच ले कि हम लगभग एक 35-40 क्वेश्चन ही टारगेट करेंगे। उन क्वेश्चन को हम यहाँ क्लास में कराएंगे, उसमें एक 10 से 15 मैं क्लास में कराऊंगा, बचे हुए क्वेश्चन आपको वर्कआउट करने हैं। हर टॉपिक के ऊपर एक 2-2, जैसे हम हर चैप्टर पे क्या कर रहे हैं भाई, 3-4 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक ले रहे हैं, तो अगर 2 टॉपिक लिए तो मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन करा दूंगा। अगर हमारे पास 5 टॉपिक ऐसे तो 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा लूंगा। तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना हम 1 घंटे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्ट के साथ में, ताकि आप बचे वाले क्वेश्चन आप कर सके, विद सॉल्यूशन आपको देंगे। आप बाद में जो है ना आराम से वर्कआउट करो, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख के समझो, कुछ नहीं समझा तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप याद रखो, ओके, ये आपने पॉज करके जैसे कॉपी तो कर लिया था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मिस नहीं करना, ओके, जिन लोगों ने अभी कुछ नहीं किया है, ओके, उनके लिए ये क्रैश कोर्स जो है हम ले रहे हैं, ठीक है ना, और जो लोगों ने अच्छा पढ़ा है उनके लिए भी बता रहा हूं। आप थोड़ा 1 मिनट होल्ड और अभी आप देखना, ओके। तो क्रैश कोर्स में फर्स्ट माइंड मैप सीरीज या वन शॉट सीरीज, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं, माइंड मैप सीरीज या वन शॉट सीरीज, आप जो भी नाम देंगे, और दूसरे जो है प्रश्न सीरीज, दूसरी क्या रहेगी, प्रश्न सीरीज। तो इसमें मोस्ट पॉसिबल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक के हिसाब से वो हम लेंगे। तो ये आपको डेली जो है ना आपको मिलेंगे, ओके, बाय चांस किसी दिन जो है, लेकिन मोस्टली डेली आपको 18 से, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 मार्च से। तो हम टारगेट करेंगे कि भाई ये जो 40-45 टॉपिक्स तक का मैं कोशिश करूंगा, ओके, और इसको मैं जो है ना हार्डली, ओके, 30 डेज में निपटाऊंगा, ओके, क्योंकि एक दिन एक टॉपिक थोड़ी लेंगे हम, 2-2, 3-3 टॉपिक भी लेते चलेंगे ना एक एक चैप्टर के हिसाब से। तो कोशिश करूंगा कि 45 तो भी टॉपिक्स लो, या उससे और कुछ बढ़ सकते तो बढ़ लो, 30 डेज में जो भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कोशिश करेंगे हम कि 45 कितने, ओके, मिनिमम 45 टॉपिक्स, मिनिमम 45 टॉपिक्स, ओके। अगर वक्त मिलता है तो पूरे भी करेंगे, लेकिन हम मिनिमम इतने टॉपिक्स की जो है हम कोशिश पूरी अच्छे से करेंगे, ओके। तो जो लोगों ने कुछ नहीं किया है ना, तो आप इसको प्रैक्टिस करते हुए 20 से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब 100 के आसपास कर सकते हैं। अच्छा,
इसके साथ एक चीज और करना, देखो मैंने जो है ना एक यूनिक सीरीज स्टार्ट किया हुआ। यूनिक सीरीज में आपको छोटे छोटे वीडियोस है, ये इससे आपको पक्का कुछ ना कुछ जो है ना एक 2-3 क्वेश्चन मिलने के चांसेस बिल्कुल है। देखो पहला मैंने जो लिया हुआ है वो है आपको स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप और एरिया ऑफ द ग्राफ, इससे एक नहीं तो 2 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। आप देख ले, एग्जाम के बाद बताऊंगा मैं, दोनों 30-30 मिनट के वीडियो है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे अलग अलग ग्राफ आते हैं, तो मैंने बहुत सारे ग्राफ उसको डिस्कस किए हैं। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ और एरिया ऑफ द ग्राफ बहुत कॉमन टॉपिक है, तो इसमें जो है ना क्वेश्चन मिलना बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा चांसेस है। और बचे हुए जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक है, 3-4 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की वीडियो, ऐसे। तो अगर आपने 10-15 ये छोटे छोटे वीडियो देख लिए तो कंपैरिजन वीडियो है, कंपैरिजन वाले, मतलब एक ही टॉपिक कई सारी जगह पे रहेंगे, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप साथ में करें, साथ में करें। और अगर आपसे जो कुछ छूट गया है, ओके, तो चले आप उसमें जो है ना कुछ फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते, बढ़ा देते हैं, तो और आपके क्वेश्चन बढ़ने के चांसेस है। मतलब आपने टॉपिक पढ़ा ही नहीं, बस हमने जो है ना इतना पढ़ लिया, और अब आप और पढ़ने के मूड में नहीं है भाई, अब जो है दूसरी भी चीजें देखना है, और कम टाइम में क्या हो सकता है, तो जस्ट गो फॉर द फॉर्मूलेस। एक 2-3 चैप्टर के आप फॉर्मूले पक्के कर लो जो आपने नहीं पढ़ा है, तो उससे हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। तो देख लीजिए, जो क्रैश कोर्स के लिए बता दिया मैंने। अब जो है ना देखो, जो स्टूडेंट की स्टडी अच्छी है, ओके, उन्होंने 150 प्लस कैसे लाएंगे, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो जो है सून होके बहुत जल्दी जो है आपको जो है स्ट्रैटेजी बता दूंगा। ओके, तो अब देखिए एक चीज और बता के हम जो है वीडियो कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लान करो, आपने जितने चैप्टर पढ़ लिए ना, ओके, अब वो उसको अच्छा पक्के कर लो। बचे हुए कुछ बढ़ाना चाह रहे हैं, आप सपोज 10-12 चैप्टर पढ़ लिया, आप सोच रहे कि भी कुछ और अब क्या बढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ते बैठूंगा बहुत टाइम लगेगा। तो एक चैप्टर बढ़ाने के बजाय आप 2-3 चैप्टर बढ़ा दो, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो जो मैंने बताया। ओके, यहां से आप क्या कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। इस तरह से आप अपने हिसाब से, आप 1 चैप्टर का कर लो, 2 चैप्टर के कर लो, 5 चैप्टर के कर लो, जैसा आपके पास टाइम बचा हुआ है उसके हिसाब से आप प्लान करो। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो होप आप इस स्ट्रैटेजी से फायदा उठाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हम 18 से जो ये क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो पहले हम, ओके, अब देखिए एग्जैक्टली इस जो है जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। जिन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस या जिन चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हम उसके हिसाब से जा सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।